So, in today's class, we will discuss about some basic concepts of chemistry में stoichiometric based concept. So, stoichiometric concept स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगती है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगती है. उसकी एक रीज़न हो सकती है देयर इज़ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. उनको ये नहीं बताया जाता होगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है केमिस्ट्री में, इसकी कितनी बड़ी रोल है स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट की. उसके बाद ना एक प्रिंसिपल नहीं बताया जाता होगा. सो एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं रेडी रहता होगा मेरे अकॉर्डिंग. द सेकेंड थिंग इज़ दैट स्टोकियोमेट्री जो वर्ड है वो खुद में एक कॉम्प्लेक्स वर्ड साउंड करती है. सो स्टूडेंट्स को लगता होगा कि इतनी कॉम्प्लेक्स सी वर्ड है, तो सिर्फ कैलकुलेशंस होती हैं इसमें, तो डिफ़िकल्ट ही होगा. सो उस टाइप की एक चीज़ हो सकती है. सो हम यहाँ पे ये दोनों चीज़ क्लियर करने वाले हैं. इस वीडियो के थ्रू एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा. थियोरेटिकली आप थोड़ी स्ट्रांग हो जाओगे इस चीज़ को लेके, और जो नेक्स्ट क्लास आएंगी उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसकी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. है सबसे पहले उसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए. सो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग टू मेजर एन एलिमेंट, ठीक है. अब स्टोइकियोमेट्री जो वर्ड है उसका जो मतलब होता है वो मेजरमेंट होता है. तो अभी हमें पूरे जो अभी पढ़ने वाले हैं, हम केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं. तो केमिस्ट्री में हम ऑफकोर्स केमिकल रिएक्शंस होंगी, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट्स भी होंगी और प्रोडक्ट्स भी होंगी, ठीक है. तो अब केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स होती है. तो बेसिकली यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट का, वो इन्फॉर्मेशन हम पता करते हैं, रिलेशनशिप पता करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है. किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है एंड प्रोडक्ट भी होता है. उन दोनों के रिलेशनशिप को हम जब पता करते हैं, जो उन दोनों की इन्फॉर्मेशंस को पता करते हैं, उसी ये स्टोइकियोमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू ही हम ये पता करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिएक्टेंट के बारे में दिया है आपके क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना होगा. अगर प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो आपको रिएक्टेंट के बारे में बताना होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री. सो अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी की भी टर्म में हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मोल्स की टर्म में भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की टर्म में हो सकती है, वॉल्यूम की टर्म में भी हो सकती है. सो इन सारे टर्म्स में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो. सो बेसिकली जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसी को हम यहाँ पे देखते हैं और उसी को डील करते हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ द थिंग. सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ मोल्स, मासेस, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम, एंड दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज दैट अभी अगर आप 12th में होगे तो 11th में आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो अभी जान लो कि दो चीज़ें बताई जाती है इस कॉन्सेप्ट में. फर्स्ट थिंग जो बताई जाती है वो ये बताई जाती है, जो केमिकल रिएक्शन होगी वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है. कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन आएगी तो उसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ हमें करनी है वो ये करनी होती है कि हमें उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज दैट आफ्टर बैलेंसिंग जो हमारे पास होल नंबर होगा, जो कि हर एक एलिमेंट के पहले होता है, जिसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में कहते हैं, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होगा वो मोल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. सो ये दो चीज़ हमें बताई जाती है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न नहीं बताया जाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. सो एक सिंपल सा रीज़न यही है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है उसका प्रिंसिपल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, हम 9th या 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं. मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड. सो कोई किसी भी टाइप की जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जितनी मास रिएक्टेंट की होगी उतनी ही मास प्रोडक्ट की होनी चाहिए. यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है. सो इसको फॉलो कराने के लिए सबसे पहले तो number of atoms in reactant side should be equal to the number of atoms in product side,
तभी तो मास भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इक्वेशन है उसको बैलेंस करना होगा, और जब एक बार इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इससे जो अब हम रिलेशंस निकालेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में वो सही होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, और बैलेंस करने के बाद जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आती है वो मोल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि स्टोइकियोमेट्रिक जो टर्म है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो जितनी भी मेजरमेंट्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं वो सारी ही सारी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सो इट इज़ अ केमिकल अर्थमेटिक, इट इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। सो अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, सो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होता है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, तो इसीलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में वो सब सारी चीज़ें होती है, केमिकल रिएक्शंस कराई जाती है। तो अगर हमें पता ये लगाना हो कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेने से कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, उसमें भी हमें इसी वाले कॉन्सेप्ट की यूज़ करनी होती है। सेकेंडली फार्मर्स के थ्रू भी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। लाइक अगर सॉइल्स होते हैं तो सॉइल्स जो होते हैं वो बहुत टाइप के सॉइल होते हैं, तो हर सॉइल्स की अपनी एक नेचर, अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है एक हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो वहाँ पे कितनी फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होगी किसी पर्टिकुलर सॉइल के लिए, तो वहाँ पे भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। इवन जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो वहाँ पे भी अ, अ, कितने लोगों के लिए कितना अमाउंट ऑफ खाना बनाना होगा, उस चीज़ के लिए भी हम डिफरेंट ग्राम्स का यूज़ करेंगे। लाइक अगर हमें 10 लोगों के लिए खाना बनाना है तो हम जो चीज़ों की से खाना बनाएंगे वो जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी। अगर हमें 2 लोगों के लिए खाना बनाना है तो वो कम होगी। तो इनडायरेक्ट वे में हम बहुत तरीक़ों से इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ्स में। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट स्टोइकियोमेट्रिक अलाउज अस टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द आउटकम्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है उसकी उसके आउटकम की जो प्रिडिक्शन करता है बेसिकली वो स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ तक हम थ्योरेटिकल जो चीज़ है वो हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली जो ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्री जो है वो प्रिडिक्ट करती है आउटकम्स को किसी भी रिएक्शंस की। इससे एक एग्जाम्पल से देखा जा सकता है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इट इज़ कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, अब आफ्टर द रिएक्शन इज बैलेंस्ड द stoichiometric coefficient represents the mole. So here 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen to give 2 mole of ammonia. Okay, so in this way. Now the next thing is that the problems involving these calculations may be classified into two types. The first is single reactant and the second is more than one reactant. In single reactant में simply एक reactant होगा, for example A to B. तो जहाँ पे एक रिएक्टेंट सिर्फ होगा तो उसको हम सिंगल रिएक्टेंट वाले कैटेगरी में लेंगे। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होगी, फॉर एग्जांपल A + B = C, तो जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होगी वो मोर देन वन रिएक्टेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो सिंगल रिएक्टेंट से हो चाहे वो मोर देन वन रिएक्टेंट से हो, 3 बेसिक चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है हर एक क्वेश्चन में, वो है फर्स्ट है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको अपने इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस्ड करना है। ठीक है, द सेकेंड इज दैट नो द मोल कॉन्सेप्ट एंड इट्स रिलेशन विथ मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिलेशन उसकी पता होना चाहिए मास से, वॉल्यूम से एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है इसी चैप्टर के पार्ट 2 में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, पूरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में। सो वो आपको पता होना चाहिए, सारा फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता होना चाहिए।
द नेक्स्ट थिंग इज दैट अप्लाई यूनिटरी मेथड टू मेक रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। फिर हमें कुछ नहीं करना है, फिर हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन के हिसाब से यूनिटरी मेथड के थ्रू आंसर लाना है। ठीक है, सो ये 3 बेसिक स्टेप्स होगी हर एक क्वेश्चन में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रीएजेंट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं लिमिटिंग रीएजेंट से। सो लिमिटिंग रीएजेंट को सबसे पहले समझने के लिए हमें थोड़ा सा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस के बारे में भी जानना चाहिए, जो हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जितनी अमाउंट में रिएक्टेंट कंबाइन हो रही है टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O के फॉर्मेशन में H2 और ऑक्सीजन जितना लगता है उसकी अमाउंट की जो रेशियो होती है 1:8 होती है। तो वैसे ही हर एक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उसमें भी जितने जो भी रिएक्टेंट्स लग रही हैं उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए वो भी फिक्स्ड होती है, उसकी रेशियो फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब कोई अगर एग्जाम्पल अगर ले एक A+B=C, A+B=C है, अगर इसमें से किसी एक रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी, किसी एक की कम होगी फॉर एग्जाम्पल, तो जिसकी कम होगी वो तो रिएक्शन में पूरी तरीके से कॉन्ज्यूम हो जाएगा, जिसकी ज़्यादा होगी तो वो एक जितने उसको रिएक्ट करनी होगी उतनी रिएक्ट करेगा और बाकी सारी बच जाएगी। तो बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट वो होती है जिसकी अमाउंट जो होती है वो कम होती है, जो रिएक्शंस में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है, पूरी तरीके से कॉन्ज्यूम हो जाता है। ठीक है, सो इसको लिमिटिंग रीएजेंट ही क्यों कहा जाता है? इसको लिमिटिंग रीएजेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट को लिमिट करता है। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लिमिटिंग रीएजेंट पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, इसकी क्लैरिटी जो है आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगी, जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आगे क्लासेस में। वहाँ पे हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है। अभी थियोरेटिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी रिएक्शन जब होती है तो एक रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है, दूसरी रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो जिस भी रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है, यानी जो कंप्लीटली कॉन्ज्यूम हो जाता है रिएक्शन में, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। और जिसकी अमाउंट कम होती है, ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेस रीएजेंट। ठीक है, सो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड अपन जो प्रोडक्ट होगा वो लिमिटिंग रीएजेंट पे डिपेंड करता है। तो जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस में हमारे दिए हुआ रहेगा कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, सबसे पहले जो हमारा काम होता है यहाँ पे वो निकालना होता है लिमिटिंग रीएजेंट। आखिर जो रिएक्टेंट्स हमारे पास दिए हुए हैं उसमें से लिमिटिंग रीएजेंट कौन है। एक बार जब हम लिमिटिंग रीएजेंट को निकाल लेंगे तब हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो ये चीज़ होती है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रीएजेंट है। फॉर एग्जाम्पल A+B=C, तो A और B में से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लिमिटिंग रीएजेंट होगा? तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट होती है मोल रेशियो। कॉन्सेप्ट नहीं होती है, सिंपली एक फॉर्मूला होती है मोल रेशियो। मोल रेशियो में क्या होता है वो हम अगेन जो हमारी आने वाली क्लासेस है जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगी आपको कि मोल रेशियो क्या होती है। मोल रेशियो के थ्रू आप इजीली रिएक्टेंट्स के बीच में पता लगा सकते हो कि कौन सा रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है या फिर रिएक्टेंट है, और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, so hence limiting reagent is a reactant which is completely consumed in a reaction. So for example, अगर example लेके समझे तो A+2B=C+2D. So here 1 mole of A need 2 mole of B to form 1 mole of C and 2 mole of D. Okay, so यहाँ पे now it is given, यहाँ पे अगर ये दिया जाए कि मान लो 3 मोल ऑफ A अगर हम ले लें और 9 मोल ऑफ B ले लें, तब अभी हमें अगर बताना हो कि कौन सा जो है लिमिटिंग रीएजेंट यूज़ होगा, तो यहाँ पे भी हम मोल रेशियो का यूज़ करके बता सकते हैं। लेकिन अभी हमने मोल रेशियो पढ़ा नहीं है, तब ऐसे ही इसको बता सकते हैं। जैसे 2 मोल फ्रॉम आर गिवन इक्वेशन
we know that 1 mole of A reacts with 2 mole of B to form the product. यानी 1 mole of A को 2 mole of B चाहिए to form our product. यहाँ पे 3 mole of A दिया हुआ है and 9 mole of B दिया हुआ है. So 3 mole of B will require 6 mole of B. Okay, 2 times of mole of B to form the desired product. So the number of mole that is required is 6. Okay. Hence, we will conclude that 3 moles of A require only 6 moles of B. Hence, जो A होगा वो हमारा कम क्वांटिटी है उसका, तो वो completely consume हो जाएगा रिएक्शन में, और B जो है उसका क्वांटिटी थोड़ा सा बच जाएगा, जिसको हम एक्सेस रिएजेंट कहेंगे. ठीक है. हेंस फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज लीस्ट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट इंडिकेट्स द लिमिटिंग रिएजेंट. सो इस तरीके से हम लिमिटिंग रीएजेंट को के कोई क्वेश्चंस को देख सकते हैं. इसकी जो अच्छी से क्लैरिटी है वो आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम मोल रेशियो निकालना सीख जाएंगे कि मोल रेशियो से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी दो रिएक्टेंट्स में कौन सा रिएक्टेंट जो होगा वो लिमिटिंग रीएजेंट होगा और कौन सा रिएक्टेंट जो होगा वो एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रीएजेंट होगा. सो टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग.